ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारे 10-15 मिनट के जो एक शो जिसमें हम आपको वीडियो मुहैया कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ बिहार में पूछे जाने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए बिहार रिलेवेंट फैक्ट जिसका इंपैक्ट हमारे राष्ट्र पे क्या पड़ा, तो उन्हीं वीडियो के क्रम में आज के इस क्लास में मैं जिस पे वीडियो आप सबके समक्ष बनाने वाला हूं वह है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश भर में, और साथ ही साथ उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे बिहार में और हमारे बिहार में किस प्रकार की गतिविधियां उस दौरान चल रही थी, उन सारे के सारे पहलुओं पे आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सारे के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक पूरे गंभीरता पूर्वक आप सब लोग सुने, और इस वीडियो के अंत तक जब आप इसको देखेंगे समझेंगे तो मुझे इस चीज की उम्मीद होगी कि आपको बहुत सारी चीजें जानकारी नई नई जानने को मिली है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। यह शब्द यानी कि सविनय अवज्ञा, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सिविल डिसओबे शब्द को, देखिएगा डिसओबे, या फिर हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा। सविनय यानी कि सिविल, इसका मतलब होता है मास यानी कि जनता। जब सारी की सारी जनता डिसओबे करे यानी कि अवज्ञा, अवज्ञा यानी कि क्या हो गया, आज्ञा का पालन नहीं करना, डिसओबे करना यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना। जब सारी की सारी जनता किसी ऐसे कानून, किसी ऐसी कानून या कोई ऐसा आपका एक हम कह सकते हैं कि आज्ञा या कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उस दौरान, उसका पालन नहीं करे जो कि उनके शोषण के लिए था, तो उसको हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, या शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं आप लोग इसको देखते होंगे सीडीएम मूवमेंट यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के नाम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात जब भी हम लोग करते हैं तो इसकी शुरुआत की जब भी हम लोग बात करें तो यूं तो कहा जाए कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम कह सकते हैं कि घोषणा की। लेकिन इसके पीछे के बहुत सारे पहलू हैं जो आप सबको जानने चाहिए। अमूमन अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है आपके साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन है क्या? तो साइमन कमीशन बेसिकली जॉन साइमन के द्वारा लीड किया गया एक संगठन था, एक कमीशन था, और यह जो कमीशन था जॉन साइमन के द्वारा लीड किया गया, यह भारत में जो कानून बनाने की या भारत में एक संविधान के लिए एक प्रयास था। जैसा कि आप सबको बताते चले 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म और 1919 में मॉडलेस चेम्सफॉर्म रिफॉर्म आया, और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि 1929 तक एक और संविधान लाया जाएगा जो भारत में नियम कानून को चलाए। और उसी के समय में एक कमेटी का गठन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं साइमन कमेटी, और यही साइमन कमेटी जो है जिसको लीड किया था साइमन जॉन साइमन ने, इसलिए इसका नाम कहलाया साइमन कमीशन। इन्होंने भारत के लिए कानून बनाने की बात कही, और भारत के लिए जब इन्होंने कानून बनाने की बात कही तो इसमें सबसे बड़ी चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो यह थी कि भारत के लिए कानून आपका बन रहा है और एक भी इंडियन, एक भी भारतीय इसमें नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वाइट्समैन कमीशन भी। और भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें भारत के लिए, आप इमेजिन कीजिए आपके घर में कोई इंसान आकर के आपके घर के लिए नियम कानून बनाए और आपसे ही ना पूछे तो आपको कितना दुख, दर्द और तकलीफ होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें यहां पर देखने को मिला, जहां हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के द्वारा गठित हुआ, और जॉन साइमन के द्वारा गठित साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारों से हमारा पूरा का पूरा देश गूंज उठा। अब साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। अब अंग्रेज लोगों ने सोचा कि क्या इसकी प्रतिक्रिया कैसे दी जाए, तो उन्होंने बोला कि भारतीय जो हैं इस काबिल नहीं है कि अपना संविधान वह स्वयं बना सके, और इसीलिए हम लोगों ने भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया है। जिसका जवाब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को सौंप करके दिया, और इस नेहरू रिपोर्ट में
सब कुछ था, जिसमें उन्होंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, हम भारतीयों की आदत है कि कोई भी अगर चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करना, और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट दिया। और इस नेहरू रिपोर्ट में यह साफ साफ जिक्र था कि हम भारतीय भी संविधान बना सकते हैं, लेकिन इसकी एक बात जो भारतीय युवा नेता जो उस समय के थे, खासकर इनके स्वयं के बेटे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को एक बात पसंद नहीं आई, और वो थी यहां पे आपके स्वराज। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर स्वराज क्यों नहीं पसंद आया? तो दो शब्द हैं, एक है आपका स्वराज और दूसरा आपका होता है पूर्ण स्वराज। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में फर्क यही है कि आज के प्रेजेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट जो है हमारा, जो कि एक आपका नॉमिनल हेड होता है, वो स्वराज में समझ लीजिए कि क्वीन होते, और जो प्राइम मिनिस्टर है जो रियल हेड होता है वो हम भारतीय होते, ये होता है स्वराज। और पूर्ण स्वराज मतलब प्रेसिडेंट भी हमारा होगा और प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा, इसको कहते हैं पूर्ण स्वराज। और जो युवा थे ये लोग डिमांड करने लगे कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हालांकि चीजें यहीं से गुजरती है। और फिर उसके बाद आता है दिसंबर का महीना, साल था 1929, जगह था लाहौर। लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। उस कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाने के लिए गांधी जी ने बहुत सारी वकालत की, तब जाके जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने कांग्रेस अधिवेशन के, इस कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले लिया, जिसमें सबसे अहम फैसला इन्होंने यह लिया कि हम भारतीय अब आज से अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मुहिम छोड़ेंगे, और जिसके फलस्वरूप हम आने वाले 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1930 को एक इंडिपेंडेंट डे बनाएंगे। और इसीलिए इस दिन का इतना महत्व है कि हमारा संविधान जो 29 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो चुका था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम लोग कहते हैं, उसके बावजूद भी हमने 2 महीने का लगभग इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करवाया, क्योंकि ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन हमने सबसे पहले आजादी मनाई। साथ ही साथ इस कांग्रेस अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर 1929, बिल्कुल आधी रात में जब पूरी दुनिया नव वर्ष का आगमन कर रही थी, हम भारतीयों ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे इतिहास में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया रावी नदी के किनारे। साथ ही साथ यह भी फैसला लिया गया इस अधिवेशन में कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करेंगे और गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन लॉन्च किया जाएगा। अब गांधी जी के हाथ में कमान थी और गांधी जी कोई भी कार्य करते थे तो पूरा होमवर्क करके करते थे। उन्होंने उस समय के वाइसरॉय थे इरविन के पास जाकर के उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे, जिसमें मुख्य था नमक के कानून को खत्म करना, या फिर अन्य बहुत सारे प्रस्ताव थे, जिसको इरविन ने बिना पढ़े ठुकरा दिया। अब गांधी जी बोला कोई बात नहीं, अब हम तैयार हैं, अब आपसे हमें सिग्नल मिल गया, आपने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया, अब तैयार हो जाइए आंदोलन के लिए। और गांधी जी ने चुना एक ऐसी चीज को जो था सॉल्ट, यानी कि नमक। अब गांधी जी ने नमक क्यों चुना? इसके पीछे का कारण यह है कि नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, नमक सबकी थाली में पड़ता है। हो सकता है आपकी थाली में मिठाई ना पड़े, एक अमीर आदमी रोज मिठाई खाए, लेकिन नमक जो है हर इंसान खाता है, नमक से हम कनेक्टेड होते हैं। नमक एक ऐसी चीज है, कई बार हमारे फिल्मी डायलॉग में भी आपने सुना होगा, नमक हराम, नमक का कर्ज। तो नमक एक ऐसी चीज थी जिससे हर एक इंसान कनेक्ट हो सकता था। तो गांधी जी ने नमक के कानून को, नमक को रोका। और नमक जो कि हमारा भारत लगभग 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, उसके बावजूद भी नमक के ऊपर टैक्स लगाना यह सरासर गलत था। और इस नमक के कानून की, सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की दांडी मार्च से, जहां गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में, तारीख था दोस्तों 12 मार्च 1930, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने इस यात्रा को शुरू की, जिसको उन्होंने 24 दिनों में तय किया। दांडी तक की यात्रा, जो कि 240 मील की रास्ता था, जिसमें 78 लोगों से शुरू किया। और यह कारवां जब तक दांडी तक पहुंचता है तो लाखों की आबादी यहां पे आ जाती है। और इस 78 लोगों में एक बिहार के भी थे, जिनका नाम है गिरवरधारी चौधरी,
और ये यात्रा आपके मटर, आनंद, बोरसे, करेली, समिना, डैहेड, सूरत इनसे होते हुए डांडी तक पहुंचती है और फिर उसके बाद आपके 6 याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को नमक के कानून को तोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से जब कोई ऐसा कानून जो कि आपके एक अमानवीय कानून है उसके खिलाफ जब आवाज उठती है, तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह आपके शुरू हो जाता है जब पूरी जनता एक कानून को तोड़ती है नमक के कर को तोड़ने के साथ। उस समय हमारे बिहार में क्या चल रहा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर का आंदोलन चलाया। चौकीदारी कर जो कि अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था, चौकीदार यानी कि उनके प्रोटेक्शन के, समझिए आज के डेट में जिसको रंगदारी कहते हैं, प्रोटेक्शन मनी आप लोग सुने होंगे कई फिल्मों में। उसके तहत अंग्रेज करते क्या थे, बोलते थे तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, और जो पैसा नहीं देता था उसके घर खुद से चोरी करवा देते थे। तो ये चौकीदारी कर का विरोध किया गया हमारे बिहार में। इसके अलावा विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में एक सिंबॉलिक तरीके से नमक सत्याग्रह चलाया गया, क्योंकि हमारा बिहार एक लैंडलॉक स्टेट था जो कि नमक यानी कि समुद्र तो था नहीं, तो एक सिंबॉलिक रूप से नमक बना करके पोखर में इस नमक के कानून को तोड़ा गया। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक के कानून को भंग किया और सारी की सारी गवर्नमेंट मशीनरी जो थी वो आपके इनएफेक्टिव हो गई थी मुंगेर के एरिया में, मुंगेर के आपके बरही क्षेत्र में। तो इस प्रकार से नमक का कानून का एक व्यापक रूप हमारे पूरे के पूरे बिहार को इंपैक्ट करता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जबरदस्त तरीके से शुरुआत होती है। और अंततोगत्वा आपको इरविन को झुकना पड़ा, जिसने गांधी जी के प्रपोजल को ठुकराया था, और फिर जाके गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी जाते हैं और इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज समाप्त होता है। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भी कुछ सुलह नहीं बन पाती, तो गांधी जी वापस आकर के सविनय अवज्ञा को फिर से शुरू करते हैं। लेकिन जो पहला इंपैक्ट था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हमारे बिहार में, हमारे भारतवर्ष में, उसने पूरे के पूरे भारत के इतिहास को एक नई दिशा और दशा दी। तो उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो। सेशन बढ़िया लगा तो अपने सारे बिहारी दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।